बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ वोकेबलरी के वर्ड सिखाऊंगी जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे देखें, टू ड्रिप, टू लीक। अगर हमने कहना है कोई चीज़ बह रही है तो उसके लिए हमने ड्रिप का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। और ये अमल, जो बहने का अमल है, इसे हम कहते हैं ड्रिपिंग। यानी हम कह सकते हैं कि कोई आप पाउच ले जा रहे थे, उसमें होल हो गया, चाहे उसमें ऑयल था, दही था या दूध था, कोई भी ऐसी लिक्विड चीज़, अगर वो सुराख से नीचे कतरा कतरा उसका गिर रहा है तो हम उस वक्त कहते हैं कि ड्रिपिंग हो रही। आगे देखिए, लीक। कोई चीज़ लीक होना, जैसे आपने देखा होगा वो पाइप आमतौर पर उसमें सुराख हो जाता है तो उससे लीकेज हो जाती है, तो उसके लिए हम लफ्ज़ लीक का इस्तेमाल करते हैं। ये ज़रा थोड़ा ऑड है, पुराने ज़माने की इंग्लिश में इस्तेमाल होता था, तो इसलिए मैंने लिखा आजकल ड्रिपिंग इस्तेमाल होता है या ड्रिप। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में भी जब हम जाते हैं हमें ड्रिप लगाई जाती है, तो उसका नाम ड्रिप इसी वजह से रखा गया है क्योंकि एक बड़ा सा बैग होता है, उसमें छोटा सा होल होता है, उसके साथ एक प्लास्टिक की पाइप अटैच होती है जो कि हमें कोई भी लिक्विड, चाहे वो मेडिसिन होगी या ग्लूकोज होगा, तो वो एक कतरा कतरा हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होती जाती है, तो इसलिए उसको भी नाम ड्रिप का दिया गया था। आगे देखें, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। खाली कोई भी चीज़ होती है, ड्रॉअर भी खाली हो सकता है, अलमारी भी खाली हो सकती है, मकान भी खाली हो सकता है, कोई जार हो सकता है खाली। जो भी चीज़ खाली है आपने उसके लिए एम्प्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। फैमिली। फैमिली का मतलब होता है ख़ानदान। आपकी अपनी पर्सनल फैमिली, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे, उनको भी फैमिली कहते हैं, और आपके रिलेटिव्स जो होते हैं वो भी आपकी फैमिली कहलाते हैं। नंबर 4 पे देखें, टू बी एंडेड, ख़त्म होना। टू बी फिनिश्ड, इसका मतलब होता है पूरा होना। टू बी कंप्लीटेड, मुकम्मल होना। नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली, राउंड अबाउट, नियर बाय, अराउंड, इन सब के लिए एक ही वर्ड है उर्दू का, वो है तकरीबन। जैसे अगर आप किसी के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं, वो आपको कह रहा है कि इसमें टोटल कितना खर्चा आएगा, तो आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन। मिलियन मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो तकरीबन मैं कहूँगी अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन, या राउंड अबाउट 1 मिलियन, या नियर बाय 1 मिलियन, अराउंड 1 मिलियन। इस तरह के अल्फाज जो हैं वो तकरीबन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अब ये चॉइस आपकी है कि आपने कौन सा वर्ड याद करना है और किसको आपने इस्तेमाल करना है। कोई भी अगर इनमें से वर्ड बोलेंगे तो उसका मतलब तकरीबन होगा। आगे देखें, टू बी शाय, शर्माना। बच्चे शाय होते हैं, शर्मीले होते हैं, तो हमने अगर किसी को कहना है कि वो शर्मीला है तो उसको हम कहेंगे कि वो बहुत शाय है। उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो बहुत शाय फील करती है या करता है, उसमें बहुत शाइनेस है, तो हम शर्माने के लिए शाय, शाइनेस, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। टू बी अशेम्ड, इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। आप किसी जगह मीटिंग के लिए गए थे और उससे क्या हुआ, आपसे कोई ऐसा ब्लंडर हो गया, कोई गलती हो गई जिससे आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, तो वहाँ पे अशेम्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी शर्मिंदा होना। आगे नेक्स्ट देखें, टू फील एम्बेरस्ड। ये भी मतलब आपको किसी जगह एम्बेरसमेंट होती है, मतलब ये भी शर्मिंदगी के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पार्टी में गए और वहाँ पे अचानक आपके हाथ से ग्लास छूट गया, सब लोग आपको देखना शुरू हो गए, तो आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, आप बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हुए। नेक्स्ट देखें, और ह्यूमिलिएटेड। ह्यूमिलिएटेड वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपको जलील किया जा रहा है। जैसे आप मार्केट में थे या किसी पार्क में बैठे थे, सारे लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, अचानक आपके किसी फ्रेंड जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था, उसने आपको देखा और लड़ाई करना शुरू कर दी, झगड़ा, और इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो गए, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे थे। इसका मतलब है कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी इस मामले में कि आपको जलील किया जा रहा था। आप भी किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं, मतलब किसी को जलील कर रहे होते हैं। काफ़ी दफ़ा हम हमारे लहजे में इस तरह की कोई बात होती है कि जिससे अगले को ये महसूस होता है कि हम उसको जलील कर रहे हैं, तो उस वक्त के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ह्यूमिलिएट, और ऐसे अमल को कहते हैं ह्यूमिलिएशन, यानी उसने मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया, इससे मेरी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हुई। नेक्स्ट देखें, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है सहरा। एसेंशियल, अर्जेंट, नेसेसरी या इम्पॉर्टेंट, इन तमाम के मीनिंग क्या है? एक, वो है ज़रूरी। आपने अपनी लैंग्वेज पे, मतलब आपने इस पे डिपेंड करता है कि आप फॉर्मल अगर लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्मल आपका वे है, अगर कोई बिज़नेस लेटर लिख रहे हैं या बिज़नेस इन्वायरमेंट में है, तो आप वहाँ पे इस तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एसेंशियल, अर्जेंट और नेसेसरी। इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी जो है ये आप आम बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एसेंशियल, अर्जेंट,
इस तरह के अल्फाज हम फॉर्मल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है इल्म। अब ये आप इल्म के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपकी स्टडी का इल्म होता है। इसके अलावा आप ये भी कहते हैं मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है, मुझे इसका कोई पता नहीं है, मुझे इसका इल्म नहीं है। आपसे कोई पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा दोस्त इस वक्त क्या कर रहा है, आप कहेंगे मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं। या आपको कोई कहे कि आपको क्या घर की मोटर वाइंड करनी आती है या मोटर ठीक करनी आती है, आपको नहीं आती, तो आप यूँ कहेंगे या कहेंगे कि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और वो इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा इल्म होता है उसे कहते हैं नॉलेजेबल। ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, इसके पास बहुत सारा इल्म है। नेक्स्ट देखें, कॉट का मतलब होता है चारपाई। अगर आप गांव में जाते हैं तो आपको चारपाई नज़र आती है, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कॉट। और जो बच्चों की जो एक बेड होता है उसको भी हम कहते हैं बेबी कॉट। यानी ये बच्चे के लिए जो स्पेसिफिक किस्म का वो भी चारपाई की तरह होता है, लेकिन उसकी थोड़ी वॉल्स बड़ी होती हैं, उसको भी इंग्लिश में कहते हैं बेबी कॉट। और कॉट वैसे अगर आपने चारपाई का इंग्लिश में तर्जुमा करना है तो उसको आप कहेंगे कॉट। आगे देखें, यंगर, एल्डर, ओल्डर। यंगर का मतलब होता है छोटा। मेरी यंगर सिस्टर, यंगर ब्रदर। छोटे के लिए आपने अगर बताना है इंग्लिश में तो आपने यंगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। या यंगर पीपल, यंगर जनरेशन, इस तरह के जुमलों में हम यंगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एल्डर, बड़ा। कोई भी बड़ा है आपसे, मेरी बहन जो है मुझसे एल्डर है, मुझसे बड़ी है। ओल्डर दो तरह के मानी में इस्तेमाल होता है, पुराना यानी, और या बूढ़ा। शी इज़ गेटिंग ओल्डर, वो बूढ़ी हो रही है। बूढ़ा कहना है, पुराना कहना है, तो ये ओल्डर। अब इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे या ओल्ड। ये फैशन ओल्ड हो गया, ये फैशन पुराना हो गया है। नेक्स्ट देखिए, वेल। वेल का मतलब होता है कुआं। घर में जो लोगों में आपने देखा होगा कि गांव में कुएं होते हैं जहाँ से लोग पानी निकालते हैं, उनको अगर आपने इंग्लिश में बोलना है तो आप उसको कहेंगे वेल। स्पेलिंग इसके गेट वेल सून वाले वेल के ही होते हैं, WELL। और इसका मतलब होता है कुआं। अगर आपने वेल डन के साथ लिखा है तो वो वेल डिफरेंट होगा। ये अकेला वेल है, WELL। इसका मतलब होता है कुआं। अब देखिए, मिल किसी भी चीज़ की हो सकती है, शुगर मिल हो सकती है, आटे की मिल हो सकती है, कोई भी मिल अगर आपने फैक्ट्री के बारे में बताना है तो आपने मिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है शुगर मिल, चीनी की फैक्ट्री। आगे देखें तो चिट चैट या गॉसिप, गपशप। गपशप लगाना, गॉसिप करना होता है। और या ये कोई पूछता है कि आप क्यों, किस चीज़ के ऊपर गॉसिप कर रहे थे, तो आपने इस किस चीज़ पर गॉसिप कर रहे थे। अगर हम किसी के बारे में भी अमूमन एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं कि बात बेशक हकीकत हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम अफरूज़े बनाते रहते हैं किसी के बारे में, तो उसको भी हम गॉसिप का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। चिट चैट भी गपशप। आगे देखें, टू मूव, चलाना। कोई चीज़ है, स्टक है या फंसी हुई है, या आप किसी चीज़ को हरकत दे रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है टू मूव। टू टर्न, घुमाना। टू स्पिन, इसका मतलब घुमाना होता है या चक्कर देना। टू रोटेट, चक्कर दे के घुमाना। टू रिवॉल्व, घुमाना। आपने देखा होगा कि घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द क्लॉक। वो घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो घड़ी के गिर्द घूमती हैं। तो रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना। और ज़मीन जो है वो चाँद के सूरज के गिर्द घूमती है, और उसके लिए भी वर्ड इस्तेमाल होता है रिवॉल्व। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आगे देखें, टू ग्रो, टू बिकम बिग, यानी बढ़ा करके बड़ा बनाना, बढ़ाना या बड़ा करना। तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टू ग्रो, टू बिकम बिग। टू हेल्प, मदद करना। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में भी आपने बहुत सारे वर्ड्स सीखे होंगे, कुछ आपको वर्ड्स आते भी होंगे, क्योंकि मेरी वीडियोस इस तरह के लोगों के लिए भी हैं जिनके लिए इंग्लिश अभी नई ज़ुबान है, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। तो इसीलिए मैं उनके लिए भी ईजी बनाती हूँ ताकि उनको लफ्ज़ सीखने में आसानी हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।